अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट। अगर आप लोगों को याद हो तो जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था वो था वन सैंपल जी टेस्ट। और जी टेस्ट में हमने दो सिचुएशंस पढ़ी कि या तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नाउन होगा या फिर अननोन होगा। ठीक है, अगर नाउन होगा तो फिर जेड टेस्ट लगाएंगे और फिर वहां पे हम एन को नहीं देखते। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो तो फिर एन को देखते थे और एन जो था वो ग्रेटर देन 30 होता। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम टी टेस्ट को डिस्कस करते हैं। और टी टेस्ट की कंडीशन ये है कि इसके अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है ये अननोन होता है। ठीक है, और दूसरा ये कि इसमें जो सैंपल साइज होता है वो 30 से कम होता है, लेस होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं टी के साथ। सेम वही फार्मूला है जो जेड में हमने यूज किया है। ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन था, लेकिन वहां पे क्या था कि वहां पे सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 था और इसके अंदर सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल टी का उसी तरह इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी बराबर होती है वी से हम इसको डिनोट करते हैं और ये बराबर होगी n-1 के। यानी कि जितने आपके पास सैंपल साइज होते हैं उसमें से 1 को माइनस कर दो और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू फिर हम क्रिटिकल रीजन में जाके तो टेबुलेटेड वैल्यू चेक करते हैं उसके साथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। ठीक है, वो अभी एग्जांपल करते हैं तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा, तो इसमें भी हमारे पास नॉर्मल डेटा होता है। ठीक है, जिसके ऊपर हम ये टेस्ट अप्लाई करते हैं और फार्मूला हमारे पास ये होगा। ये जो फार्मूला है ये प्रीवियस आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। ठीक है, तो अभी चूंकि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ n-1। तो एक जो है एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि टी टेस्ट जो है ये किस तरह से अप्लाई होगा। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल ली है ना, वो मैंने वही सेम एग्जाम्पल ली है जो प्रीवियस हमने जेड टेस्ट के लिए अटेम्प्ट किया था। इसमें थोड़ी सी मैंने चेंजेस कर दी और ये दोनों मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को कंपैरिजन का पता चले। ठीक है, कि टी टेस्ट का क्वेश्चन किस टाइप का होता है और जी टेस्ट का क्वेश्चन किस टाइप का होता है। हम दोनों क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये वाली लाइन आप इस पे गौर करो, द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी हैज द पास्ट बीन 1120 आवर्स। और अब इस लाइन को पढ़ो, द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी हैज इन द पास्ट बीन 1120 आवर्स विद a स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 125 आवर्स। ऊपर अगर हम लाइन पढ़े ना तो वो एक बात को क्लेम कर रहा है लेकिन उसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, और अगर हम इसको पढ़े तो वो एक बात को क्लेम कर रहा है और साथ में स्टैंडर्ड डिविएशन भी जिक्र कर रहा है कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी जो पॉपुलेशन डाटा है वो इसके बराबर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक पढ़ो। लिखा हुआ है a sample of 8 electric bulbs recently chosen from a supply of newly manufactured bulbs showed a mean lifetime of 1070 hours with a standard deviation of 125 hours। अब देखो, ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है ना यहाँ से, a sample of 8 electric bulbs, ये है सैंपल की लाइन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल ऑफ 8, इस सैंपल के लाइन में एक तो मीन गिवन है
और हमें पता है कि सैंपल के लाइन के अंदर जब मीन लिखा होता है उसका मतलब होता है एक्स बार, ठीक है। और उसी सैंपल लाइन के अंदर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो उसका मतलब होता है एस, सिग्मा नहीं एस, ये वाला, ठीक है, ये वाला एस। सिग्मा जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है सैंपल की चल रही है और इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो ये क्या होगा, ये एस होगा। अब आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे जो लाइन है वो पॉपुलेशन की लाइन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस लाइन के अंदर गिवन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिग्मा जो है वो नॉन है इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमने जेड के लिए यूज किया था। यही सेम क्वेश्चन हमने लिया और इसी को हमने यूज किया टी टेस्ट के लिए। हमने क्या किया, इस स्टैंडर्ड डिविएशन को यहाँ से उठा के सैंपल की लाइन में लगा दिया, और जब हमने इसको सैंपल की लाइन में लगाया तो ये सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन बन गया, ठीक है। और दूसरा हमने इसमें एक बात और चेक करनी है कि सैंपल साइज भी जो है वो लेस देन 30 है। तो जब सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन हो और n लेस देन 30 हो तो वहां पे हम टी टेस्ट लगाते हैं, ये वाला, ठीक हो गया। और जो z था, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन था, तो फिर हम n को नहीं देखते, चाहे वो n ग्रेटर देन 30 हो या लेस देन 30 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही दो क्वेश्चन मैंने इसलिए सेम लिए और यहाँ पे दोनों रखे ताकि आप लोगों को कंपैरिजन का पता चले कि टी टेस्ट कहाँ पे अप्लाई होगा और जी टेस्ट कहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको अब मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब वो कह रहा है कि द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी हैज द इन द पास्ट बीन 1120 आवर्स। वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है उसकी एवरेज जो लाइफ टाइम है वो है 1120 आवर्स, ठीक है, जो कि कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। तो अब उसने एक सैंपल लिया, 8 बल्ब इन्होंने लिए, ठीक है, जो कि रिसेंटली इसने चेक किए, और चेक किया तो उसका जो मीन लाइफ टाइम निकला वो निकला 1070 आवर्स, ठीक है। तो हमने टेस्ट करना है कि इनका जो मीन लाइफ टाइम है आया वो चेंज हो गया है या चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये हमने 8 सैंपल लिए हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन नहीं है। तो इसके मुताबिक हम इसको टेस्ट करेंगे, इस वैल्यूज को, ठीक हो गया। तो हमें पता है कि जब भी हम कोई बात क्लेम करते हैं या वो पॉपुलेशन की लाइन हो तो वहां से हमारा H0 और H1 बनता है। अब क्वेश्चन के अंदर कोई ग्रेटर देन, कोई लेस देन, कोई मोर देन, कोई लेस देन का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये है H0 इक्वलिटी की फॉर्म में होगा और H1 उसका अल्टरनेट होगा नॉट इक्वल की फॉर्म में, ठीक है। तो H1 से हमें ये पता चलता है जब ये नॉट इक्वल की फॉर्म में हो तो ये टू टेल होता है। अब टू टेल का क्या मतलब है कि ये अगर नॉट इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू या तो ज्यादा होगी या फिर कम होगी, यानी कि 1120 से वैल्यू या तो ज्यादा होगी या फिर कम होगी, ठीक हो गया। अल्फा हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। तीसरे स्टेप में हमने डिसाइड ये करना है कि हम कौन सा टेस्ट लगाए, जेड टेस्ट लगा ले या टी टेस्ट लगाएं, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, ठीक है, और n जो है वो लेस देन 30 है। तो जब ये दो सिचुएशन हो तो हम ये टी टेस्ट लगाते हैं, क्लियर है। तो हमने टी टेस्ट लगा दिया। अब क्रिटिकल रीजन पे आते हैं। क्रिटिकल रीजन में टी α/2 और v लिखा हुआ है। α/2 डिवाइड बाई 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, और टू टेल में हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों को चेक करते हैं। क्योंकि ये नॉट इक्वल की फॉर्म में था तो वैल्यू या तो ग्रेटर होगी या फिर लेस होगी,
तो ये अल्फा की वैल्यू इसके मुताबिक हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, राइट साइड के लिए और लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है। और इसके साथ जो v है, v बराबर है डिग्री ऑफ फ्रीडम के, जो n-1 है। तो n हमारे पास था 8, क्वेश्चन के अंदर जो रैंडम सैंपल है ना वो 8 है। 8 में से हमने 1 को माइनस किया तो 7 आ गया। अब ये जो चीज है ना, इसको हमने डिवाइड किया तो 0.025 आया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, तो सॉरी इसको चेंज करो, ये t है। अब इसको हमने t के टेबल में देखना है, ठीक है। जब हम इसको किसको देखेंगे, 0.025 को और डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 के ऊपर, ये हमारे पास टी टेबल है। ये देखो, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ये लिखी हुई है वैल्यूज, ये 1 2 3 लेफ्ट साइड पे कॉलम की फॉर्म में, और ये आपके पास वही वैल्यूज है 0.05 0.025, ठीक है। अब देखो, हमने देखना है 0.025 को 7 के सामने, तो ये देखो ये 7 है, इसके सामने जब हम आएंगे 0.025 के नीचे, तो वैल्यू बनती है 2.3646, इसी को हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, जो टेबुलेटेड वैल्यू है। प्लस माइनस हमने इसलिए साथ में लिखा है क्योंकि हमने दोनों साइड देखने हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटेड आंसर या फिर प्लस की फॉर्म में आएगा तो प्लस वाले के साथ चेक कर लेंगे, अगर माइनस का आंसर आया तो माइनस के साथ चेक कर लेंगे। स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशंस में क्या होती है कि आपके पास ये जो फार्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू और एन की वैल्यू। तो दोबारा हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ताकि वहां से हमें वैल्यूज का पता चल सके। ये तो हमारा म्यू आ गया जिसको हमने क्लेम किया है, ठीक है, यानी कि फार्मूले में यहाँ पे म्यू की जगह पे आ जाएगा 1120। क्लियर। इसी तरह ये सैंपल की लाइन है, तो सैंपल की लाइन में जो मीन होगा वो एक्स बार होगा, ठीक है, ये एक्स बार की जगह पे वैल्यू आ जाएगी। 125 स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये ऐसा हो जाएगा, और 8 एन है, ठीक है। तो एन की जगह पे हम वैल्यू लगाएंगे 8। क्लियर है। अच्छा, तो हमने क्या किया कि एक्स बार माइनस म्यू ये वैल्यूज लगाई, वैल्यूज लगाने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 1.13, और कौन सा आंसर आया है, माइनस की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमने कंक्लूजन में लिखना है कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू हम कंपेयर करते हैं टेबुलेटेड वैल्यू के साथ, ठीक है। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम एक डायग्राम टाइप बनाते हैं और हम चेक करते हैं कि आया ये जो वैल्यू आई है ये एक्सेप्टेंस रीजन में है या रिजेक्शन रीजन में है। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक डायग्राम बना देते हैं। देखो, ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू है 2.346, जो हमने टेबल से देखी है, ये वाली, ये, ठीक है। वहां पे मैंने जस्ट 2.3 लिखा है। अच्छा, तो ये दोनों साइड पे होगी, प्लस की साइड पे और माइनस की साइड पे, ये आ गया, और ये माइनस की साइड है 2.3। अब हमारा जो कैलकुलेटेड आंसर आया है वो है -1.13, ठीक है। ये जो रीजन होता है ना, ये रीजन होता है एक्सेप्टेंस रीजन। इसके बाहर जो ये वाले साइड्स होते हैं ये होते हैं रिजेक्शन रीजन। अगर कोई आंसर इसके इन बिटवीन फॉल करेगा तो वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अगर आंसर कोई यहाँ पे फॉल करेगा तो वो रिजेक्ट होगा। बताने का मकसद ये है कि अभी ये जो -1.13 आया है ना, ये इसके इन बिटवीन है, तो इसका मतलब ये है ये एक्सेप्टेंस रीजन में है, तो हमारा एच नॉट जो होगा वो एक्सेप्ट होगा। अगर हमारा आंसर लेट सपोज -3 बनता, ठीक है, या फॉर एग्जांपल +3 बनता या 2.7 बनता,
तो वो यहाँ पे आता रिजेक्शन रीजन में, मतलब 2.3 से बाहर आता और यहाँ पे -2.3 से बाहर आता, तो फिर हम H0 को रिजेक्ट करते। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में है, तो हमने कंक्लूजन लिखा है कि as z calculated is greater than z tabulated which falls in the acceptance region। दूसरी बात जहन में रखो कि माइनस में वैल्यू जितनी कम होती है ना, वो वैल्यू ग्रेटर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल -2 है और एक दूसरी वैल्यू है -3, तो ये जो -2 है ना, ये वैल्यू बड़ी वैल्यू है -3 से। ठीक है, माइनस साइड पे जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो वाली वैल्यू कम होती जाती है क्योंकि वो माइनस में होती है। ठीक है, और माइनस के अंदर जितनी वैल्यू कम होती है, जीरो वाली साइड पे होती है, तो वो वाली वैल्यू ग्रेटर होती है। ठीक है, तो इसलिए -1.13 ये ग्रेटर है -2.3 से। तो जब ग्रेटर है तो वैल्यू कहाँ पे होगी, इसके इस साइड पे होगी, इधर इधर कहीं आएगी 1.13। ठीक है, तो इसलिए ये जो रीजन है ये एक्सेप्टेंस रीजन है, तो H0 हमारा एक्सेप्ट होगा। कंक्लूजन में हमने लिखा एज जी कैलकुलेट, सॉरी जी को चेंज करो यार, ये जहाँ जहाँ पे जी है ना इसको चेंज करो, क्योंकि ये टी का हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो असल में हमने वो सेम क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को पता चले कि जी और टी में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे जी होगा उसको चेंज करो, उसको टी लिखो। अच्छा तो लिखा है एज टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड विच फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0। क्या होगा, H0 जो है ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और कंक्लूजन क्या निकलेगा, एंड कंक्लूड दैट द मीन लाइफ ऑफ बल्ब इज 1120 आवर्स। ये देखो H0 जो है ये एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि बल्ब्स की जो एवरेज लाइफ है वो 1120 आवर्स है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप टी टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो जिसमें आपने चेक करना है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है या नॉन है। ठीक है, अगर नॉन हो तो z लगेगा, अगर अननोन हो तो t लगेगा विद n इज लेस देन 30 के साथ। ठीक है, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में ये होगा कि देखो बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, a sample of 8 electric bulbs recently chosen from a supply of new manufactured bulbs showed that ये वाली लाइन जो है ना, इसमें से मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल देते हैं और फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि जो 8 सैंपल हमने लिए हैं वो 8 सैंपल्स की एवरेज जो लाइफ है वो है लेट्स सपोज 950 आवर्स, मतलब एक वैल्यू हमने ली। फिर दूसरी सेकंड सैंपल की लाइफ टाइम, फिर जो है लेट्स सपोज तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यूज गिवन होगी। ठीक है, वो जो वैल्यूज होगी बाकी क्वेश्चन के अंदर ना तो मेन गिवन होगा ना फिर स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होगा, सिंपल आपको रैंडम सैंपल्स की वैल्यूज गिवन होगी। तो फिर आपने क्या करना होगा कि ये वैल्यूज यूज करके यहाँ से आप एक्स बार कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये वाला एक्स बार, और म्यू जो है ये क्वेश्चन में गिवन होगा जो वो क्लेम करेगा। ये सैंपल की लाइन है तो सिर्फ सैंपल वाली चीजें ही मिसिंग होगी क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ डेटा गिवन होगा। तो वहां से आप एक्स बार कैलकुलेट करोगे और आपको पता है कि एक्स बार किस तरह से कैलकुलेट होता है। यहाँ पे मैं आपको
फार्मूले दे देता हूँ। वैसे ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। एक्स बार कैसे कैलकुलेट होता है कि सारी वैल्यूज को हम प्लस करते हैं और जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। ये बराबर होता है समेशन एक्स आई और डिवाइड बाई एन के, ठीक है। यानी कि सारी वैल्यूज प्लस करो और जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है उसको डिवाइड कर दो। स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना हो तो एस बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई एन माइनस वन। एन माइनस वन, ठीक है। तो ये दो फार्मूले लगा के आप इसी तरह इस एस की वैल्यू और इस एक्स बार की वैल्यू फाइंड करोगे। एन जो है वो नंबर्स को काउंट करो जितने नंबर्स होंगे, और ये म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो कि क्वेश्चन के अंदर कोई बात क्लेम की गई होगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप टी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। चलो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जी और टी के जो डिफरेंस के क्वेश्चन है, जिसमें दो सैंपल्स आते हैं, दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स, तो फिर इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके।